नमस्कार, उड़ान अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आगामी होने वाले सीजीपीएससी और व्यापम द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, उड़ान अकेडमी आपके लिए लेकर आया है राज्य स्तरीय सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज 2023 के लिए। इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे आपको 50 टेस्ट मिलेंगे, 31 जीएस के और 19 सीसेट के। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आप टेस्ट दे सकते हैं और इंग्लिश और हिंदी दोनों में यह प्रश्न जो होंगे उपलब्ध होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न श्रृंखला की ओर। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध जैन ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धाराएं एक जैसी है या धारणाएं एक जैसी हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कठोर तप, ईश्वर में विश्वास, आत्मा की अनवश्यता और लिखा हुआ है कर्मवाद का सिद्धांत। तो दुनिया में लगभग जितने भी धर्म है, एकाध धर्म को छोड़कर, वो सब के सब कौन से सिद्धांत को मानते हैं? कर्मवाद के सिद्धांत को मानते हैं। तो इसका उत्तर आएगा ए। अगला प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला, तब भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उनकी सेना सर्वश्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। श्रेष्ठ प्रकार की सेना जो थी सिकंदर के पास थी, तभी तो वो कहां से, यूनान से लेकर भारत तक पहुंच चुके थे। अगला है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, बिल्कुल ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न राजाओं द्वारा विचार कीजिए, मतलब निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। और लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? अब देखिएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है आपको। यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, ये जो बिंदुसार हैं ये अशोक के पिता हैं और ये मौर्यकालीन शासक हैं, है ना। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, तो वो तो नहीं हो सकते। तो ये कौन है? अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ये दोनों के दोनों जो हैं, ये किनके समकालीन थे? गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु मगध के शासक हुआ करते थे, प्रसेनजीत कौशल के राजा हुआ करते थे, और ये दोनों समकालीन थे महात्मा बुद्ध के। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होना। दूसरा लिखा हुआ है, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग। ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर अगला देखिएगा, व्यापार एवं वाणिज्य में उल्लेखनीय विकास। ये तो हुआ, लेकिन ये सब हुआ किसके कारण? लोहे के प्रयोग के कारण। तो आपका जो उत्तर होगा वो ए होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ लिखा महाजनपद का नाम और दूसरे तरफ लिखा हुआ है राजधानी। तो कुरु, कुरु जो है आज का कुरुक्षेत्र है, और ये जो है इसकी राजधानी जो है यह थी इंद्रप्रस्थ। तो ए का आपको 4 ढूंढना है। तो ए में 4 आपको कहां दिख रहा है? यहां पर भी दिख रहा है और यहां पर भी दिख रहा है। फिर देखते हैं पांचाल। पांचाल की राजधानी होती थी अहिच्छत्र। तो बी का 3 देखना है। तो बी में 3 केवल यहीं पर दिख रहा है और बाकी तो अपने आप मिल जाएगा। फिर सी कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत, और वत्स की राजधानी क्या होती थी? कौशंबी या कौसंबी। तो ये आ जाएगा आपका आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन के द्वारा संचालित होती थी या उससे संचालित होती थी? जैसे मैं आपको बता दूं, गुप्त काल जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस वाले क्षेत्र से तो हुणों का आक्रमण प्रारंभ हो चुका था। इधर से भारत में कौन प्रवेश कर रहे थे? हुण। तो यूरोपीय मार्ग जो था व्यापार हेतु, ये प्रतिबाधित हो गया था। तो यहाँ पर गुप्त काल में व्यापार हेतु जो मार्ग का प्रयोग किया जाता था वो पश्चिम भारत से नहीं, यहाँ पर था जैसे आपका भड़ौच, यहाँ पर था सोपारा, इनका प्रयोग नहीं होता था। जबकि उड़ीसा में जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होता था व्यापार करने के लिए। तो गुप्त काल बोला है तो आप इसका आंसर क्या लीजिएगा? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। शासक लिखा और उसके बाद उपाधि लिखी हुई है। तो महाराजाधिराज की उपाधि जो थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही धारण की, तभी इसे इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली, बिल्कुल सही है ये भी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि ली, ये भी सही है। और स्कंदगुप्त ने शक्रोपम की उपाधि धारण की। तो 1 2 3 4 जहां पर भी मिल रहा है वो आपका आंसर है। ये मिल रहा कहां? डी पर। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक। तो प्रांत
का मुखिया जो होता था वो होता था उपरीक, सही है। विषय का विषयपति, नगर का नगरपति और ग्राम का ग्रामिक, ये सब सही है। तो 1 2 3 4 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए ये प्रश्न जो है हाल फिलहाल में पूछा भी गया है और हो सकता है पूछा भी जाए, आपको इसको रेडी करना है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या लिखा हुआ है, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन की हत्या किसने की है। क्लास में हम पूरा पढ़ते हैं कि हर्षवर्धन के पिता, उनके भाई बहन, बहनोई, ये पूरी कहानी हम पढ़ते हैं। तो आपको बताना है क्या, राज्यवर्धन की हत्या जो है ये किसने की है। तो आपको पता चलेगा बंगाल के गौड़ नरेश होते हैं जिनका नाम होता है शशांक, उनके द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है और पूरी सत्ता का भार हर्षवर्धन पर आ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संदर्भ में असत्य है। क्या है, असत्य। उसने चालीसा या चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, बिल्कुल सही है। फिर कानून व्यवस्था में बहाली के लिए उसने लौह रक्त की नीति अपनाई, ये भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की, ये भी सही है। तो असत्य तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सबके सब सत्य है। ठीक है, इन्होंने दीवाने अर्ज और आरिज बोलते हैं और दीवाने विजारा दो की स्थापना की थी, मतलब इसमें कोई भी सत्य नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, कौन थे। तो याद रखना है कौन थे, 8 तेलुगु विद्वानों का जो समूह होता था उन्हें क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, किस यात्री ने तालिकोटा युद्ध जो 1565 में संपन्न हुआ था के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव की टिप्पणी की है। तो आप जब पढ़ेंगे 1567 के आसपास में सीजर फेडरिक विजयनगर क्षेत्र का क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं और इनकी बताते हैं अपनी रचनाओं में कि विजयनगर का पतन किस प्रकार हुआ है, किस तरीके से उसके अब खंडहर बचे हुए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो जब भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य, त्यागराज का नाम वैसे आपने कम पढ़ा होगा लेकिन वल्लभाचार्य इनका नाम तो आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन जो नागा अर्जुन थे ये तो कुषाण वंशी है, कुषाण वंश में जो कनिष्क थे उनके दरबार के प्रमुख थे, है ना, विद्वानों में शामिल थे। तो ये तो नहीं हो सकते, तो आपका आंसर जो होगा नागार्जुन जो होंगे। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने कहा हनी दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। तो ये जो है किसके कहा गया था, गयासुद्दीन तुगलक को। बंगाल अभियान से लौटते समय शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखेगा बी, चिश्ती संप्रदाय के बहुत ही महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं, इन्हीं के शिष्य होते हैं आमिर खुसरो। अगला देखिएगा, शासक बनने के बाद 12 आदेश जारी या अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था। तो ये थे कौन, जहांगीर। जहांगीर ऐसे शासक थे जो सर्वाधिक न्यायप्रिय शासक के रूप में जाने गए। कौन, जहांगीर। और इन्होंने क्या किया था, शासन प्रशासन को उचित तरीके से चलाने के लिए 12 अध्यादेश जारी भी किए थे, जिसको दस्तूर उल अमल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं, ये भी किसने कहा है, तो जहांगीर ने कहा है। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है एवं स्वयं जहांगीर जो थे बहुत ही अव्वल दर्जे के चित्रकार थे। तो इसका आंसर क्या आएगा, जहांगीर ही आएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया, शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहां पर स्थापित हुआ था। तो अगर बोला जाए तो इनकी नौसेना का जो केंद्र था कोलाबा, कल्याण और भिवंडी, यहां पर स्थापित हुआ था। तो यहां से देखिएगा कोलाबा ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोलाबा। अगला प्रश्न है, मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 में की गई संधि। अब ये संधि का नाम भी यहां पर लिख देता हूं मैं, दिल्ली की संधि बोलते हैं इसे। और मुख्य रूप से आमने सामने बैठे थे, एक तरफ कौन, बालाजी विश्वनाथ और दूसरी तरफ जो होते हैं वो होते हैं हुसैन अली। हुसैन अली, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो देखिएगा, रिचर्ड टेम्पल ने मराठाओं का क्या कहा है, मैग्ना कार्टा कहा है, यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं में से किसके नाम पर की है। तो इधर से ये किसका नेतृत्व कर रहे थे और
हुसैन अली जो थे वो किसका नेतृत्व कर रहे थे ये बताना है। तो उस समय मराठा छत्रपति होते हैं साहू जी और मुगल बादशाह होते हैं फर्रुखशियार। अब देखो फर्रुखशियार मुगल बादशाह होते हैं, लेकिन मुगल बादशाह जो है फर्रुखशियार वो साइन नहीं करते। तो साइन करते कौन है इधर से, तो आपको याद रखना है रफीउ दर्जात साइन करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, मराठा छत्रपति साहू जी और मुगल बादशाह कौन होते हैं, रफीउ दर्जात होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ शिवाजी द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। तो किसके किसके द्वारा दिए गए फरमान को, तो इतिहासकार बोलते हैं कि फर्रुखशियार के द्वारा जो दिया गया था शाही दस्तखत, इस फरमान को बंगाल में ब्रिटिश अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अगला प्रश्न है सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सिंध विजय जो है चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में एडिनबरो के काल में हुआ था। ये जो सिंध है 1843 पर यहाँ पर अधिकार किया गया। जो सैन्य अधिकारी थे उनका नाम था सर चार्ल्स नेपियर। इनके द्वारा क्या किया गया था, अभियान किया गया था, और उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था एडिनबरो। ठीक है, ये भी हो सकता है आपसे पूछा जाए। अगला प्रश्न वेलेजली या वेस्ली की सहायक संधि। तो यहां पर आप वेस्ली भी लिखते हैं कहीं जगह, या तो आप वेलेजली भी लिख सकते हैं। वेलेजली, तो वेलेजली के की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालक्रम के अनुसार जमाइए। तो इसको बस ऐसे याद कर लीजिएगा, HMTAP। तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा। तो सब नाम लिखा हुआ है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा। पेशवा जो पुणे में रहने वाले पेशवा, हाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में शिक्षा उन्नति के लिए कई प्रयास किए। इसे उसी समय क्या हुआ था, चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा एक नियम बनाया गया था, अधिनियम बनाया गया था। उससे ही क्या होता है, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, भारतीय इस्लाम का उदारीकरण एवं धार्मिक पुनर्व्याख्या करना, सही है। दूसरा देखिएगा, समाज सुधार के आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण करना। देखिए दोनों के दोनों जो हैं वो एकदम सही हैं, और इसके प्रवर्तक जो थे 1875 में ये चालू हुआ था, और सर सैयद अहमद खान इसके क्या थे, प्रवर्तक रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन, निम्न जाति के लिए मंदिर प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था। ठीक है, नहीं था। केरल वाइकोम बिल्कुल था, काला राम मंदिर सत्याग्रह ये भी था, गुरुवायूर ये भी था। तो बचा क्या, बारदोली, ये तो कृषक आंदोलन था, तो ये नहीं था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। विद्रोह का स्थान दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। तो दिल्ली में निकोलसन हडसन बिल्कुल सही है, कानपुर में और लखनऊ में हैवलॉक और कैंपबेल सही है, ग्वालियर में हीरो सही है, इलाहाबाद में कौन है, कैप्टन नील। तो 1 2 3 4 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां से प्रश्न सीएमओ में भी बना था और भी एग्जामों में बनते रहता है, इसको जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। ये पारित किया गया था कर्जन के काल में। उनके दौरान जो क्रांतिकारी घटनाएं थी जिसमें स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट भाग लेते थे, इसलिए इस अधिनियम को बनाया गया था। तो लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आपको लिखा है बारदोली मतलब स्थल और प्रांत। बारदोली आपको पता है कहां पर है, गुजरात में है। तो ए का 2 एक ही जगह दिख रहा है, बस यही सा आंसर निकल गया। चौरा चौरी आपको पता है कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। येरवदा जो है आपके महाराष्ट्र पूना में है, और नोआखली जो है पश्चिम बंगाल में। तो ये सब मिल गया आपको। ठीक है, आंसर तो बी पहले ही पता चल गया था। अगला प्रश्न इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। तो हम जानते हैं भारतीय ऐसे न्यायाधीश जिन्हें भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय व्यक्तियों के खिलाफ सुनवाई का अधिकार दिया गया था। तो यहाँ पर देखो, यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना था। तो ये इसका आंसर होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।